नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए मतदान जारी है। उधर यूक्रेन में 7वें दिन भी हमले लगातार जारी हैं। तो उत्तर प्रदेश से लेकर यूक्रेन तक तमाम घटनाक्रम पर हम नजर बनाए हुए हैं। आपको पल पल की जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है उसकी नब्ज मैं टटोलूंगा, और यूक्रेन में क्या हो रहा है ये बताएंगी मेरी सहयोगी विपनेश। शुक्रिया संदीप। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। तो यूक्रेन में जंग लगातार जारी है, 8वां दिन है। कीव और खार्किव में लगातार धमाके हो रहे हैं और जैसे ही अगला अपडेट पहुंचेगा सीधे आप तक पहुंचाएंगे। ओवर टू यू संदीप। तो उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए मतदान जारी है। 9 बजे तक का आंकड़ा आ गया है। लगभग 9% ही मतदान हुआ है। 10 जिलों में यह मतदान हो रहा है। 57 सीटों पर, माफ कीजिएगा। और इन 57 सीटों में से 48 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी पिछली दफा। 46 बीजेपी ने जीती थी 2 सहयोगियों के पास, और समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई थी। और अभी जो आंकड़ा आ रहा है ये 9% ओवरऑल मतदान। अंबेडकर नगर में 10%। गोरखपुर आपको दिखा रहे हैं, यहां पर 9% मतदान। 9 ही सीटें हैं, 8 बीजेपी के खाते में आई थी। और यहां की खास बात यह है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर शहर से। और गोरखपुर में जो मतदान का आंकड़ा है वो 9% का है। अंबेडकर नगर 10%। नाम रखा था मायावती ने इस जिले का। यहां पर बसपा किसी जमाने में बड़ी मजबूत हुआ करती थी। यहां पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों का अच्छा खासा दबदबा है। तो जातीय समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग कौन कर पाया है यह देखने वाली बात होगी। बलिया में 8%, बलरामपुर में 8%, बस्ती में 10%, देवरिया 8%, कुशीनगर 10%, महाराजगंज 9%, संत कबीर नगर 7% और सिद्धार्थनगर 8% मतदान हुआ है। अब आपको अपने सहयोगियों के पास लिए चलता हूं जो चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं इस इलाके के, और आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। गोरखपुर का माहौल क्या है ये बताएंगे मेरे सहयोगी राजीव रंजन। बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम करते हैं। माहौल क्या है, और कई महीनों से गली देहात, खड़ंजे, कस्बे और शहरों सब जगह जा रहे हैं और लोगों का मन टटोल रहे हैं। बस्ती में मानस श्रीवास्तव मौजूद हैं, सिद्धार्थनगर में अशोक तिवारी, प्रशांत देव हैं बलिया में, और ऋषिकेश कुमार कुशीनगर में मौजूद हैं। और राजीव, लगता है अभी फोन पर ही उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंबेडकर नगर लिए चलते हैं जहां मौजूद है मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव। और मानस, जो ये इलाका अब छठा चरण, स्लॉग ओवर्स शुरू हो गए हैं इस चुनाव के, अगर मैं क्रिकेटिंग टर्म का इस्तेमाल करूं तो बलिया में अभी किस तरह का, बल्कि आप अंबेडकर नगर में हैं, अंबेडकर नगर में किस तरह का उत्साह, जोशो खरोश दिखाई दे रहा है? देखिए संदीप जी, मैं आपको सबसे पहले तो तस्वीर दिखा दूं। ये मैं टांडा विधानसभा में, अंबेडकर नगर की टांडा विधानसभा है, और ये वो विधानसभा सीट है कि पिछली बार जब बीजेपी की लहर थी उसमें अंबेडकर नगर की 5 में से 3 सीटें बीजेपी हार गई थी। तीनों पर बसपा का कब्जा था, और 2 सीटें जो जीत गई थी उसमें से 1 सीट टांडा है। और ये वहाँ का एक पोलिंग बूथ है जिसका मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। ये दरअसल ग्रामीण इलाका है, और ये सुबह से ही यहाँ पर वोटर्स में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। और ये आप देख रहे हैं कि एक लंबी कतार आपको दोनों तरफ नजर आ रही होगी। महिलाओं की भी कतार है और पुरुषों की भी कतार है। तो सुबह से ही यहाँ पर लोग मतदान के लिए आ रहे हैं। काफ़ी उत्साह लोगों में नजर आया है, और यही वजह है कि करीब 10% के आसपास सुबह 9 बजे तक मतदान यहाँ पर हो चुका था। 9 कुछ प्रतिशत का मतदान यहाँ पर हो चुका है। यानी जो शुरुआत सुबह से ही जो हम वोटिंग का जो ट्रेंड देख रहे हैं वो यहाँ पर काफ़ी सकारात्मक है, और ये एक सुखद बात भी है कि लोग अपने मतदान के लिए बाहर आ रहे हैं। दूसरा, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये एक ऐसा जिला है अंबेडकर नगर जहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि कौन व्यक्ति यहाँ पर क्लियर कट जीत सकता है। आप किसी को भी कह नहीं सकते, क्योंकि
चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो और चाहे वो भाजपा हो, तीनों ही यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से चुनावी मैदान में, और ये स्थिति कमोबेश पांचों विधानसभा सीटों पे है। आप जानते ही हैं कि लालजी वर्मा और राम अचल राजभर जैसे जो बड़े कद्दावर नेता जो बसपा के साथ हुआ करते थे, इस बार वो समाजवादी पार्टी के पाले में हैं और यहाँ पर 5 में से 1 सीट वो निषाद पार्टी को दे दी, अपने सहयोगी को भारतीय जनता पार्टी ने दे दी है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो जातीय समीकरणों का भी को भी साधने की पुरजोर प्रयास किया गया है यहाँ पर सभी सियासी दलों की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर न केवल दलित मतदाता बहुत बड़ी संख्या में, बल्कि जो मुस्लिम हैं वो भी यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में। तो जातिगत समीकरणों को साधने की एक कोशिश यहाँ पर ज़रूर सभी सियासी दलों की तरफ से की गई है, लेकिन हम इस इलाके में जितना भी घूम पाए, लोगों से बात किया, तो कोई हमको एक मत नज़र नहीं आया कि यहाँ पर कौन सा प्रत्याशी ज़्यादा मजबूत है और कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत है। तो आप एक अहम बात कह रहे हैं मानस, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, बड़ी अहम बात कह रहे हैं। छठे चरण में आ गए हम, 292 सीटों पर मतदान हो चुका है, आज ये 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। पहली बार ऐसा दिख रहा है पूरे जिले में, ये दरअसल जो हम लगातार कहते आ रहे हैं भाई ये स्ट्रेट फाइट है, सीधा मुकाबला बीजेपी समाजवादी पार्टी में, दरअसल अंबेडकर नगर दूसरी कहानी बयां कर रहा है। यहां बड़ा ही जबरदस्त कांटे का त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। बसपा भी यहां ताल ठोकती दिख रही है, जो बसपा अभी तक थोड़ी शांत, थोड़ी सुस्त दिखाई दी है अब तक के चरणों में। देखिए, निश्चित तौर पर दरअसल बसपा का मैं इसलिए कर रहा था कि कभी फैजाबाद से काटकर जब अंबेडकर नगर जिला मायावती ने बनाया, तो उस वक्त से ही यहाँ पर जो दलित वोटर है वो हमेशा से ही उसको लगता है कि उसके एक महापुरुष के, उसकी जात के एक महापुरुष के नाम पर ये जिला बना है, तो एक अटैचमेंट यहाँ पर रहा है। और देखिए, ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात होगी कि जो लोग जो मायावती के साथ थे और वो अगर समाजवादी पार्टी में आ गए हैं और उस चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो उनकी भी एक तरीके से परीक्षा हो जाएगी कि वो उनका खुद का चेहरा बड़ा है या पार्टी का सिंबल बड़ा था। ये भी एक परीक्षा यहाँ पर होनी है। और समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से बसपा के तमाम कद्दावर नेताओं को अंबेडकर नगर जिले से खासतौर से अपनी पार्टी में शामिल किया, तो समाजवादी पार्टी को लगता था कि वो जो बड़े नेता हैं अगर वो हमारे साथ आ जाएंगे तो उनके जो समर्थक वोटर हैं वो अगर साथ में मिल जाएंगे और जो यादव और मुस्लिम का समीकरण अगर वो बैठा लेंगे तो वो अंबेडकर नगर में एक बार फिर से अपना परचम लहरा सकते हैं, क्योंकि 2012 में ऐसा किया था समाजवादी पार्टी में। लेकिन देखिए, इस बार जो मैं पिछले दो चुनाव का जिक्र कर रहा हूं, 2012 और 2017, एक बार समाजवादी पार्टी की लहर थी, एक बार भारतीय जनता पार्टी की लहर थी। लेकिन हमने जब आम लोगों से बात की तो वो किसी भी लहर को मानने से यहाँ पर इनकार कर रहे हैं, और ये बिल्कुल सत्य बात है। उनका कहना है कि मुकाबला बहुत त्रिकोणीय है और जातिगत समीकरण ही उनके लिए मायने नहीं रखता है। वो ये भी देख रहे हैं कि प्रत्याशी किस तरीके का है, उसका जो है वो चरित्र कैसा है, और वो किस तरीके से लोगों के बीच में घुलता मिलता है, या उसकी जो एक जनता में एक जो इमेज होती है वो कैसी है। तो अलग अलग तरीके से लोगों ने यहाँ पर हमको जो इनपुट दिए, उस आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यहाँ का मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। बाकी जितने भी जिलों में चुनाव हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी जिलों में इतना रोचक नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद खासतौर से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है, और ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसकी लहर चल रही है और किस मुद्दे पर यहाँ पर के लोग वोट करेंगे। तो त्रिकोणीय मुकाबला, बीएसपी ताल ठोकती हुई अंबेडकर नगर में। अब गोरखपुर की बात कर लेते हैं, और जैसा मैंने शुरुआती संबोधन में राजीव बताया, गोरखपुर में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। गोरखपुर गढ़ है योगी आदित्यनाथ का, 9 में से 8 सीटें जीती, तो ये अपने आप में प्रेस्टीज फाइट भी है, ये प्रेस्टीजियस सीट भी हो गई। तो लोग क्या कह रहे हैं, माहौल क्या है राजीव? देखिए संदीप, गोरखपुर पहली बार आपने सही फरमाया कि पहली बार आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और पिछले अगर आप मुझे ऐसा लगता है कि करीब 32-34 सालों से ये सीट भारतीय जनता पार्टी एक बार को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, जब योगी आदित्यनाथ के कैंडिडेट ने हरा दिया था, तो भाजपा का जो आधिकारिक उम्मीदवार थे वो हार गए थे। लेकिन अगर आप देखें तो 34 सालों से योगी आदित्यनाथ का जो मंदिर का जो दबदबा है वो इस सीट पर है।
जहां तक शहरी सीट का सवाल है। लेकिन ग्रामीण इलाकों की जो सीटें हैं उसमें 2017 जैसी स्थिति नहीं है, हर जगह लड़ाई है। देखिए, जो छठे और सातवें चरण का चुनाव है, संदीप आपने भी अपने कार्यक्रम में कई बार कहा है और हमने भी ये जमीन पर देखा है कि 5 चरणों के चुनाव में उत्तर प्रदेश की लड़ाई अभी तक तय नहीं हो सकी है। नतीजा देखिए कुछ भी आए, लेकिन जो दिखाई दे रहा है उसमें 5 चरणों के चुनाव में सीधे सीधे तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनने वाली है। छठा और सातवां चरण बहुत इंपॉर्टेंट है और छठे और सातवें चरण में खेल जिसको कहते हैं सियासत का, वो भी बहुत तेज हो रहा है। मायावती 5 चरणों तक जो बहुत शांत बैठी थी, छठे और सातवें चरण में आक्रामक तौर पर वो मैदान में उतरी है और उनके उम्मीदवार जो है बहुत हैवी वेट उम्मीदवार इस 111 सीटों पर जगह जगह पर बसपा के उम्मीदवार हैं। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत जो लगा रही है, उसके साथ साथ अगर आप देखें, इंटरेस्टिंग एक फैक्टर और भी है कि आजमगढ़ एक ऐसा मंडल मुख्यालय है जिसमें समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है और बीएसपी का दबदबा रहा है। इन दोनों पार्टियों का बराबर का दखल रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी थोड़ा एज में रही है। अगर आप लोकसभा विधानसभा चुनाव के नतीजों के तौर पर देखें, वहां असदुद्दीन ओवैसी 3 दिन कैंप कर रहे हैं। 7वें चरण के चुनाव से पहले कल भी वो थे, आज भी वो है और कल भी वो रहेंगे। तो इस इलाके में 111 सीटों में कहा जा रहा है कि जो 65-70 सीटें पाएगा वही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। आज योगी आदित्यनाथ जब मतदान करके निकले तो उनके मुंह से निकल गया कि 350 तक, जो 300 पार तक कहते थे, वो अब छठे चरण में 350 तक की बात करने लगे। तो निश्चित तौर पर लड़ाई है और ये 111 सीटें ये तय करेंगी किसका माहौल बना। बहरहाल मैं सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में हूं, गोलघर गोरखपुर का बहुत पॉश इलाका है, वहां के मतदान केंद्र पर हूं। यहां से थोड़ी दूर करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर गोरखनाथ मंदिर है, जहां सुबह योगी आदित्यनाथ ने अपना मतदान किया था। यहां कुछ आम लोग हैं, छिटपुट लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं। मैं एक बात यह भी कहूंगा कि गोरखपुर में जिस तरह के मतदान में उत्साह की कमी उम्मीद की जानी चाहिए थी, सुबह से लेकर अभी तक दिखी नहीं है। यहाँ कुछ लोग हैं, वोट दे आए? दे आए। क्या मुद्दा है गोरखपुर का? कोई मुद्दा नहीं, जो भी मुद्दा सॉल्व हो रहा है। जो भी मुद्दा है सॉल्व हो रहा है और जीतने को तो योगी जी जीतेंगे यहाँ से। ये चंद्रशेखर ये लोग आए और चले जाएंगे, ये हवा है, यहाँ के लिए कुछ नहीं है। यहाँ के लिए सिर्फ योगी जी हैं। चाहे जिसको भी, जो भी जिससे भी पूछ लीजिए, सभी लोग कमल पे ही बटन दबाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, पूरे उत्तर प्रदेश का क्या हवा मिल रही है? कुछ कहा नहीं जा सकता है इसमें। कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें। खाली यही का गारंटी ले रहे हो? हाँ, यहाँ का गारंटी ले रहे हैं हम। उत्तर प्रदेश के बारे में कोई नहीं, सारी जगह से यहाँ तक उम्मीद है, 90% चांसेस है भाजपा के। बाकी देखा जाए तो सपा भी अपने दबदबा बना रखी है। लड़ाई करारी चल रही है। हाँ, करारी चली। बस ये 2 पार्टी हैं, मगर आएंगे तो योगी जी, ये तो सबको पता है। बच्चे से पूछ लीजिए यहाँ के बारे में। नहीं तो गोरखपुर वालों को कहना भी चाहिए, गोरखपुर में जो रहता है वो कहता ही, वो तो कहेगा ही, कहता है। अंदर क्या कर रहा है भगवान जाने। शुरू से योगी जी का दबदबा है, जो वो कहते वो यही होता है और हर बार सीट उन्हीं की होती है। इस बार भी सीट उन्हीं की ही होगी। मुद्दों पर बात करते हैं। महिलाओं के दिमाग में क्या रहता है वोट देने के दिन? महिलाओं के दिमाग में यही रहता है योगी जी ही आए, क्योंकि योगी जी के आने की वजह से महिलाओं को हर एक चीज की छूट मिली है। जी संदीप, एक आपने 2 महीने पहले राजीव बहुत ही अहम बात की थी और कही थी, उसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं फिर से। आज 4 तारीख को और 10 तारीख को भी मुझे लगता है ये एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट होगा। तो जो बात आपने कही, सवाल के तौर पर आप ही से पूछ रहा हूं। आपने कहा था 2 महीने पहले कि देखिए संदीप, 2017 में जो चुनाव था बीजेपी के लिए और वोटर के लिए, बीजेपी बंद मुट्ठी थी, बीजेपी की मुट्ठी बंद थी। प्रधानमंत्री मोदी चेहरा थे दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव में, और केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष थे, वो पिछड़ी जाति से आते थे। तो पिछड़ों की, अति पिछड़ों की लामबंदी, वो सोशल इंजीनियरिंग करना बड़ा आसान हो गया था। पर आज जिस गोरखपुर में और जिस सीट से योगी आदित्यनाथ, सूबे के मुख्यमंत्री, ताल ठोक रहे हैं, आप वहां खड़े हैं, योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप भी चस्पा हुआ है पिछले कुछ महीनों से कि भाई वो ठाकुरवाद फैला रहे हैं। तो अगड़ा चेहरा पिछड़ी जाति को साध पाएगा क्या? क्या दरअसल यही अग्नि परीक्षा है बीजेपी की भी और योगी आदित्यनाथ की भी?
देखिए संदीप, वो जो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो बात मैं अभी भी कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का ये जो चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी और संघ ने मिलकर के एक बहुत बड़ा प्रयोग किया है। जिस प्रदेश में 52% से ज्यादा बैकवर्ड हो, वहां सीधे सीधे आप फॉरवर्ड कैंडिडेट उतार करके 52% बैकवर्ड वाले प्रदेश में, और दूसरी तरफ जो नेता है जिससे आप लड़ने जा रहे हैं वो टोटल बैकवर्ड लीडर्स को लेकर के खड़ा है। ऐसे समय में आप हिंदुत्व का तड़का, जातिगत समीकरण और एक फॉरवर्ड को सीएम का चेहरा बनाकर उतर रहे एक भारतीय राजनीति में यह प्रयोग है। और अगर यह सफल हुआ तो फिर मैं बार बार यह कहता हूं कि जातिवादी राजनीति या फॉरवर्ड बैकवर्ड राजनीति करने वालों को आने वाले दिनों में देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत तगड़ा धक्का भी लगने वाला है। क्योंकि मैं हमेशा यह भी कहता हूं कि चंद्रशेखर जी, पूर्व प्रधानमंत्री, बड़ा फेमस उनका एक वाक्य है कि जब इस देश की राजनीति को जाति के आधार पर बहुत ज्यादा चलाने की कोशिश की जाएगी तो धर्म की राजनीति उस पर भारी पड़ेगी और यह देश के लिए ज्यादा नुकसानदेह होगा। जिस तरह से जाति की राजनीति नुकसानदेह है, वैसे धर्म की राजनीति नुकसानदेह। ये बात वो कहा करते थे। तब यह माना जाएगा कि धर्म की राजनीति ने 2022 में जातिगत समीकरण की राजनीति को टक्कर दी या उसको पीछे कर दिया। और दूसरा पहलू यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को यह कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है और अगर आज के 2 महीने पहले अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी 3 महीने पहले कहीं नहीं थे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सियासत का कोई बड़ा पिछड़ा चेहरा अगर आप देखेंगे तो वो दूसरे खेमे में खड़ा दिखाई पड़ेगा। एक केशव प्रसाद मौर्य को हेलीकॉप्टर देकर के रोज आप 3 रैलियां कराते हैं, रोज उनको चेहरे के तौर पर लेते हैं। अब 5वें, 6वें, 7वें चरण की जो भी जनसभा प्रधानमंत्री की हो रही है उसमें केशव मौर्य का चुनाव जिस दिन सिराथू में था उस दिन भी प्रधानमंत्री की रैली में केशव मौर्य को देर रात फोन करके बुलाया गया और वो मंच पर वहां पर पहुंचे। तो ये शोकेस करने की आप देखते हैं। एक तरफ जो बैकवर्ड नेता जिनको 2017 में भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर केशव मौर्य थे, स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा से आ गए थे, दारा सिंह चौहान को लेकर के आए थे, या भी जो बैकवर्ड चेहरे पिछले 20-25 सालों में बने हैं उनको, ज्यादातर लोगों को जो बीएसपी में थे उनको छोड़ करके। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे के सारे चेहरे समाजवादी पार्टी में चले गए। सिर्फ यही नहीं गए, बीएसपी के रामाचल राजभर, लालजी वर्मा, इंद्रजीत सरोज, 3 प्रदेश अध्यक्ष और मायावती सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी की तरफ चल गए। तो अगर ये लड़ाई फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड की, जो अभी दिखाई नहीं देती है ना, मैं बार बार ये कहता हूं, जो बीजेपी ने 80-20 की बात कही थी वो पहले चरण से लेकर 6वें चरण तक दिखाई नहीं दी। ये इलेक्शन कहीं हिंदू मुसलमान होता हुआ नहीं दिखाई दिया और ठीक इसी तरह ये इलेक्शन कहीं फॉरवर्ड और बैकवर्ड होता दिखाई आपको जमीन पर नहीं पड़ेगा। वोटर बिल्कुल साइलेंट है, बात कुछ करता है, सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, यहां तक कि चैनलों के माइक के आईडी के हिसाब से लोग बोलने लगते हैं कि इस चैनल पर ये बोलने पर ज्यादा सटीक होगा। मैं ये महसूस करता रहता हूं, चैनलों की आईडी के हिसाब से बोलते हैं। तो ऐसे में आप कतई नहीं पता कर सकते। मैं संदीप एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, मेरी एक जस्टिस है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनको राजनीति में भी बहुत इंटरेस्ट है और बहुत समझदार व्यक्ति हैं। उन्होंने मुझसे एक बहुत अच्छी बात इलाहाबाद में कही कि इस इलेक्शन में 2 लाख के आसपास सारे विधानसभा क्षेत्रों में मत पड़ रहे हैं और आप देखिएगा कि जीतने वाला 90, 92, 95 हजार पाएगा और हारने वाला 70, 72, 75 हजार पाएगा। तो जब 75 और 95, 90 की लड़ाई है तो कोई बड़े से बड़ा एनालिस्ट, बड़े से बड़ा एग्जिट पोल करने वाला ये नहीं बता सकता कि कौन जीत रहा है, क्योंकि जब 3 तरफा लड़ाई होती है। उत्तर प्रदेश में तो आमने सामने का चुनाव ही नहीं कभी हुआ, कभी उत्तर प्रदेश ने देखा ही नहीं आमने सामने का चुनाव। तो इसलिए इस बार की लड़ाई किस तरफ जाएगी, 2-3 वोट परसेंट का शिफ्ट हुआ या पॉइंट परसेंटेज में भी अगर वोट का फर्क हुआ तो किधर पलड़ा झुक जाएगा, किधर बाजी कौन मार ले जाएगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये 111 सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, और आज इसमें एक और अहम बात कही आपने, कुछ इलाके ऐसे हैं इन 9 जिलों में जो भारतीय जनता पार्टी, एक और अहम बात कही कि परसेंटेज, जो मत प्रतिशत का फर्क है बहुत ही मामूली हो सकता है। हमने तो यह भी देखा है राजीव, मध्य प्रदेश में बीजेपी को मत प्रतिशत ज्यादा मिला लेकिन कांग्रेस को सीटें ज्यादा मिली। यह हमने देखा है, होते देखा है 2018 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। हाँ, तो इसका देखिए संदीप, आप तो पॉलिटिकल साइंस, आप तो खुद ही ज्ञानी आदमी है, आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है कि गैरी मैंडरिंग
कैसे की जाती है, कैसे जब चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन होता है तो गैरीमैंडरिंग किसी एक पार्टी के जो ज्यादातर समर्थक हैं उनको एक ही विधानसभा में सीमित कर दिया जाए, दूसरे में उसका इंपैक्ट कम हो, इसको गैरीमैंडरिंग कहते हैं। तो जब कभी जिस पॉकेट में किसी एक पार्टी का डोमिनेंस ज्यादा हो तो शायद वोट परसेंटेज उसको ज्यादा हो जाता है, लेकिन जब ये फैलाव ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में होता है तो कम वोट प्रतिशत पाने वाली भी पार्टी ज्यादा सीट पा जाती है। वोट परसेंटेज में ऐसा होता रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के इस बार के चुनाव को संदीप मैं जिस तरीके से देख पा रहा हूं उसमें मैंने आपको पहली बार कहा कि बीजेपी की तरफ से जो कोशिश की गई कि इस इलेक्शन को 80-20 कर दिया जाए वो जमीन पर होता उस तरह दिखाई नहीं दिया। दूसरी बात, इसका एक दूसरा पहलू भी है कि हमने ये देखा कि मुस्लिम वोट तो पोलराइज हो गया, हिंदू शायद उस तरह से पोलराइज नहीं हो पाए। और दूसरी बात यह है कि जो फॉरवर्ड बैकवर्ड की कोशिश बोला तो नहीं गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के खेमे से जो कोशिश की गई फॉरवर्ड बैकवर्ड को इस इलेक्शन को बनाने को, वो भी जमीन पे बहुत होता दिखाई नहीं दिया। अगर ये दोनों हुआ है तो वो दिखा नहीं है, वो नतीजे के दिन 10 तारीख को पता चलेगा कि दरअसल हुआ क्या है। नहीं 10 से पहले आपसे पूछूंगा राजीव, 7 तारीख को 7 बजे अपने कार्यक्रम में, अभी आप कह रहे हैं कांटे की टक्कर, तब मैं आपको कहूंगा कि राजीव स्टिक योर नेक आउट। अरे इतने महीने घूमे हो, घर बार छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर, सबकी था लेते घूम रहे हो, तो 7 बजे 7 तारीख को 7 बजे आपसे कहूंगा कि स्टिक योर नेक आउट। लेकिन अशोक तिवारी मुझे ये बताइए, ये लड़ाई जो ये इलाका है, यहां जातीय समीकरण, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति और दलित, ये किस तरह की गोलबंदी होती दिख रही है, या मानस क्या दिखाई दिया एक आम मतदाता का? यहां पर बीएसपी भी ताल ठोकती दिख रही है, समाजवादी पार्टी एक बहुरंगी अतरंगी गठबंधन के साथ है, सोशल इंजीनियरिंग का पुट हिंदुत्व, मंडल कमंडल का पुट बीजेपी देती दिखाई दे रही है। जमीन पर क्या सुनाई पड़ रहा है? अशोक, सवाल आपसे था। जी बिल्कुल। देखिए संदीप, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब चूंकि चुनाव बिल्कुल अंतिम दौर पर चल रहा है, ये सेकेंड लास्ट फेज है इलेक्शन का, और इस बार के चुनाव में ये जिस चरण में आज मतदान हो रहा है, छठे चरण में, इसमें लगभग सीटें जो पिछली बार बीजेपी के खाते में गई थी वो उस तरह की पूरी स्थिति फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आ रही है। मैं इस वक्त सिद्धार्थनगर में मौजूद हूं और यहां के बारे में मैं आपको बताऊं कि यहां पर पिछली बार विधानसभा की जो 5 सीटें हैं, उन 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, और जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे वो बहुत कम मतों से पिछली बार उनसे चुनाव हारे थे। इस बार का चुनाव सीधा चुनाव, जो कि अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी हो रही थी कि बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी का गठबंधन, ये चुनाव सिद्धार्थनगर में भी देखने को मिल रहा है। इस बार सिद्धार्थनगर की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी की देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मतदान भी किया है, उनसे भी जानते हैं सिद्धार्थनगर में किसकी लड़ाई? भाजपा और साइकिल की लड़ाई है। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे पूछिए। मुद्दे क्या है चुनाव में? मुद्दे हैं कि हमारा विकास हो, शहर का विकास हो और अच्छे नेता हों, ठीक ठाक हों, पढ़ाई लिखाई। मुद्दे ये है कि जो है 24 घंटे बिजली हो। बिजली नहीं मिली 24 घंटे? मिल रही है। हाँ। भाजपा के शासनकाल में मिल रही है। मैडम, आपने वोट डाल दिया? क्या मुद्दे हैं इस बार विधानसभा के चुनाव में, किस आधार पर वोट किया आपने? जी, यही कोशिश करना है कि जैसे कि भाजपा जब से आई है तब से बहुत परिवर्तन हुआ है। हाँ। तो कोशिश, मेरा मन यही है कि फिर भी इस बार भी भाजपा ही जीते। मतलब बीजेपी के पक्ष की बात आपने कही। दादा, आपने वोट डाल दिया? तो क्या मुद्दे हैं इस बार विधानसभा चुनाव? साइकिल और भाजपा का है, भाजपा सबसे ज्यादा वोट से चल रही है और भाजपा जीतेगी। अभी तो बहुत शुरू है, मतदान अभी शुरू हुआ, अभी कहाँ आगे चली गई? नहीं चली गई, लेकिन बीजेपी का ही जीतने का चांस। और मुद्दे नहीं है यहाँ पे विधानसभा चुनाव में? डेवलपमेंट मुद्दा नहीं है क्या? और डेवलपमेंट मुद्दा हमको जानकारी। आपने वोट डाल दिया? जी, वोट डाल। क्या मुद्दे हैं विधानसभा चुनाव? विकास के मुद्दे पे वोट डाले हमने। डेवलपमेंट? जी, डेवलपमेंट। आपने वोट कर दिया? क्या मुद्दा है विधानसभा चुनाव में, किस आधार पर वोट किया आपने? ये हमने विकास के मुद्दे पे सर वोट किया कि हमारे शहर का विकास हो, नालियां, और जो विकास का मुद्दा वो अहम मुद्दा है, और बच्चों की शिक्षा का। स्कूल रेगुलर बंद रहे और 1 महीना 1.5 महीना खोल के फीस लेते हैं, फिर बंद हो जाता है, तो इन सब से भी बड़ी दिक्कतें होती हैं बच्चों को। तो विकास का मुद्दा जो बहुत अहम मुद्दा है, नौजवान बेरोजगार है और छात्र जो है लाठियां खा रहा है, कोई बात अपनी करनी चाहे तो एक सलीके से आदमी करे
जिससे ये हो कि एक गंगा जमुनी जो तहजीब है वो हमारे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में कायम रहे। हम इस बात को लेके वोट दिए हैं। यही हम चाहते हैं कि आपने वोट कर दिया? अमनो सुकून चैन कायम रहे। आपने किस आधार पे वोट किया, क्या मुद्दा रहा? विकास के आधार पर वोट किया, विकास और बेरोजगारी के आधार पर वोट किया। अच्छा, सिद्धार्थनगर तो बहुत ज्यादा बाढ़ से भी प्रभावित रहता है जब बाढ़ आती है, तो ये मुद्दा नहीं है क्या चुनाव में इस बार? बहुत मुद्दा है सर। ये देखिए, ये अभी रोडें सब ऐसे जहाँ देखेंगे सारी मुद्दाएं समाप्त हो जाती हैं। चुनाव के समय सारी मुद्दाएं समाप्त हो जाती है। बाढ़ की मुद्दाएं जो होती हैं, न कोई नेता इसमें, न कोई राजनीतिक पार्टी वाले कोई इस मुद्दे पे बोलना चाहते हैं, न कोई शिक्षा बेरोजगारी, न कोई कुछ कहना चाहता है। केवल जात पात की राजनीति यहाँ पे होती है, अधिकतर यहाँ पे देखी गई है। सिद्धार्थनगर में जात पात की राजनीति? बिल्कुल सर, जात पात की राजनीति भरपूर यहाँ पे चल रही है। न बाढ़ के मुद्दे पे आपने जैसे कहा कि बाढ़ के मुद्दे पे भी कोई ऐसी कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो ये संदीप जी, आपने तमाम सारे लोगों को सुना, लेकिन सबसे खास बात यह है कि विधानसभा के चुनाव में वो आम मुद्दे जिससे आम लोग प्रभावित होते हैं उसकी कहीं गूंज सुनाई नहीं पड़ती है। खासतौर पर सिद्धार्थनगर में आपको याद होगा, जब बाढ़ की स्थिति बनती है तो यहाँ के तमाम सारे इलाके प्रभावित होते हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव में उन मुद्दों की गूंज कहीं सुनाई नहीं पड़ती है। पूरा चुनाव जो है वो जाति पात के आधार पर सिमटता हुआ नजर आता है, और यही कोशिश पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी की जाती है कि पूरा चुनाव जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो आम मुद्दे हैं, उससे हटकर उनके पॉलिटिकल मुद्दों के आधार पर उस पर बहस छिड़ी जाए और उसी आधार पर उसका माइलेज भी लेने की कोशिश की जाए। तो विधानसभा की तमाम सारी सीटें जो सिद्धार्थनगर में है, उसमें जबरदस्त लड़ाई आज देखने को मिल रही है। सुबह से ही 2-3 पोलिंग सेंटर्स पर अभी तक हम लोग पहुंच पाए हैं, तो सभी जगहों पर लगभग समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी की लड़ाई फिलहाल देखने को मिल रही है। और देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि सुबह से इस तरह की तस्वीर यहां पर देखने को मिल रही है कि लोग वोट करने के लिए बहुतायत मात्रा में निकल रहे हैं, बड़ी संख्या में निकल रहे हैं, और हम इनसे बात भी करेंगे। क्या नाम है आपका? अब्दुल शकूर। आपने वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिया। तो किस मुद्दे के आधार पर वोट किया आपने? काम के ऊपर है? काम के ऊपर किया है। डेवलपमेंट? डेवलपमेंट पे। रोजगार मुद्दा नहीं है? रोजगार नहीं है। चाचा, आपने डाल दिया वोट? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आफाक सिद्दीकी। तो किस आधार पे वोट किया आपने? हमने विकास के आधार पे न किया, न उसके आधार पे किया। मोदी ने जो गरीबों को आवास दिया और अनाज दिया, उन्होंने इस मुद्दे पर मैंने वोट दिया। विकास तो होता ही रहता है, विकास की कोई सी बात नहीं। तो आप राशन का जिक्र कर रहे हैं? ये राशन का भी, और जो शहरी आवास दिया है मोदी जी ने। आपने डाल दिया वोट? इससे बड़ा मुद्दा कोई है ही नहीं। हाँ, ये किस आधार पे वोट किया आपने? आवास दिए हैं, राशन दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रभा शंकर पांडे। जी। तो और कोई मुद्दा नहीं है? और क्या मुद्दा है? गरीबों को अनाज मिल जा रहा है, आवास मिल रहा है, पूरा सुविधा दे रही है सरकार। तो ये संदीप जी, आपने तमाम सारे लोगों को सुना, और देखिए अभी और कुछ लोग वोट करके बाहर आए, उनसे भी पूछते हैं। आपने वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिया। किस आधार पे वोट किया आपने? विकास के लिए डाले हैं। डेवलपमेंट? आपने वोट डाल दिया? किस आधार पे वोट किया? सर, विकास और के मुद्दे पे और सुरक्षा के मुद्दे पे। सिक्योरिटी? जी सर। सर, आपने वोट डाल दिया? किस आधार पे वोट किया? मुद्दा क्या है? विकास के लिए सर डाले हैं। डेवलपमेंट? जी। और ये सिद्धार्थनगर में ये जो सड़कों की समस्या लोग बता रहे हैं, ये आधार? स्वास्थ्य वाली जो है सर, स्वास्थ्य वाली जो है वहाँ सर बहुत मतलब आने जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जी। तो आप लोग ये बात अपने नेताओं से कहते नहीं है? अब सर कहते हैं तो फिर मतलब क्या कहने से बताइए। वहाँ का विधायक, हाँ, जब वही है विधायक का मकान विधायक रोड पे पड़ता है। फिलहाल विधायक जी का मकान उसी रोड पे पड़ता है, लेकिन अभी तक कोई सड़कें नहीं बन पाई। यहाँ के नगर पालिका की आप अपनी सड़कें देख लीजिए, रोड वही है, मतलब रोड मतलब आते जाते हैं, जब वो खुद नहीं जो है रोड बनवा पा रहे हैं, तो बताइए हम प्रदेश की सरकार ने विकास कैसे होगा? गड्ढा मुक्त रोड होंगे, लेकिन यहाँ पे गड्ढा युक्त रोड हो गया आखिर। तो ये संदीप जी, आपने तमाम सारे लोगों को सुना, मिली जुली राय है, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, जिनका रोज लोगों को सामना करना पड़ता है, जिससे अब उनको दिक्कतें होती हैं, वो चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनकर निकलकर नहीं सामने आता है। अंत में पॉलिटिकल पार्टीज के जो मुद्दे होते हैं, जिसको हवा दी जाती है, जिस पर बड़ी बहस छिड़ जाती है, वही एक बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आता है। और एक स्थानीय मुद्दों की भी गूंज सुनाई दे रही है, फ्री राशन आवास की भी गूंज सुनाई दे रही है सिद्धार्थनगर से। लेकिन अभी कुशीनगर लिए चलूंगा आपको, जहां मौजूद है मेरे सहयोगी ऋषिकेश कुमार। और ऋषिकेश, कुशीनगर सुर्खियां बटोर रहा है। एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कद्दावर नेता थे योगी आदित्यनाथ सरकार में, वो फाजिल नगर से यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू भी, वो भी अपनी परंपरागत सीट से ताल ठोक रहे हैं। तो एक बाढ़ का जिक्र भी आया। ये डूब वाला इलाका है जिस इलाके में आप हैं, तो यहां मुद्दे
किनकी गूंज सुनाई दी, या वोटर साइलेंट भी है, शांत भी है, मन की था नहीं दे रहा है? क्या आपने भी ये महसूस किया है? संदीप जी, तौर पर वो ये है कि जो मुस्लिम और यादव समीकरण है, उसके अलावा जो नॉन यादव जातियां हैं, वो पिछली बार बीजेपी के साथ ही 7 सीटें हैं और 7 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। 1 सीट तमकुही सीट है जो अजय लल्लू के पास, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस बार जो जातीय गोलबंदी हुई है, वो कम से कम आमने सामने की लड़ाई वहाँ भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी से है। दूसरी बात यह है कि पिछले बार ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान या फिर जो मौर्य बार के जो चुनाव हैं उसमें ये तीनों ही जातियों में सेंध है, और ये एक बड़ा वर्ग कितना मिलता है ये 10 मार्च को पता चलेगा। ऋषिकेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कनेक्शन में दिक्कत है, कनेक्शन में दुरुस्त कराता हूं। रुकिएगा, पहले कनेक्शन को ढंग से ठीक कराते हैं, तब आगे बात करेंगे। मानस, जो ये खेमेबाजी हुई है, जो ये गठबंधन बने हैं, बीजेपी निषाद पार्टी अपना दल एस के साथ है, समाजवादी पार्टी ने छोटे छोटे दल, उनमें ओम प्रकाश राजभर, एसबीएसपी पार्टी सबसे बड़ी है, आरएलडी की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात हो गई। और जो ये नेताओं की आवाजाही भी हुई, बीएसपी से जो आप जिक्र कर रहे थे कि रामाचल राजभर हों, लालजी वर्मा हों, इस तरह के नेता जाना, क्या इसका कुछ असर भी है, या मतदाता ने मन बना रखा है ये कि चुनाव से पहले इस चहलकदमी को वो ज्यादा तवज्जो नहीं देता है? देखिए, मुझे व्यक्तिगत तौर पर नहीं लगता है कि इसका कोई बहुत बड़ा असर नजर आएगा, क्योंकि जनता भी बहुत समझदार हो गई। वो भी ये जानती है कि जब किसी नेता की किसी अपने दल में दाल नहीं गल पाती है तो वो दूसरे दलों में अपना एक नया ठिकाना खोजता है और जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने देखे अभी बीते दिनों राजनीति में कि 5 साल तक सत्ता की मलाई चाटने के बाद जब बात नहीं बनी तो दूसरे दलों में चले गए, वहाँ पर ठिकाना बना लिया। तो ये जो तोड़फोड़ की राजनीति है, मुझे लगता नहीं कि इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। नहीं, ये दोनों तरफ से होती है ना, सत्ता पक्ष में भी लोग आते हैं, विपक्षी दल से भी दोनों तरफ से सत्ता पक्ष में आते हैं। जी बिल्कुल, दोनों तरफ से। देखिए, जैसे कि ये एक तरीके जनता की अगर नजर में कहें तो एक तरीके की मौका परस्ती है। हाँ। आपको अगर कहीं अपने दल में बात नहीं बनी तो आपने दूसरे दल में अपना ठिकाना खोज लिया। कल तक जिनको आप अपने खुले मन से गालियां बकते थे, आज उनके साथ उनकी नीतियों की तारीफ करते हैं। तो जनता अब इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो इस चीज़ों को समझ ना सके, वो चीज़ों को बखूबी समझती है। लेकिन एक बदलाव जो संदीप जो पिछले कुछ समय से नजर आया है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से, अगर हम एक ओम प्रकाश राजभर को ले लें या इस तरह के तमाम दूसरे निषाद पार्टी है, छोटे छोटे दूसरे दलों को ले लें, दरअसल इनको हम सियासी दल अब कह रहे हैं, लेकिन एक जमाने में ये एक तरीके से जाति संगठन हुआ करते थे और कुछ कुछ जिलों में ही इन्होंने अपनी पैठ बना रखी थी। बहुत माइक्रो लेवल पर ये लोग काम करते थे, लेकिन इनकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती थी क्योंकि जब पार्टी का मूल वोट बैंक से जब ये जो छोटे दल हैं, जो क्षेत्रीय संगठन जब ये जुड़ जाते हैं, तो उनका जब कुछ वोट बैंक आपके साथ आ जाता है तो आप चुनाव जीतने की, उस विधानसभा को जीतने की स्थिति में आप आ जाते हैं या आप टक्कर में आ जाते हैं। तो एक तरीके से ये जो क्षेत्रीय संगठन या क्षेत्रीय जो छोटे दल थे, जो कुछ जिलों तक सीमित थे, बड़ी पार्टियों से मिलने के बाद उन दोनों को ही एक तरीके से पूरक का काम करते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि जी बिल्कुल, इसीलिए आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट पर निषाद उम्मीदवार को उतारा और दूसरी सीट पे उसने निषाद पार्टी को सीट ही दे दी। यानी 5 में से 2 सीटों पर निषाद उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि जब पिछली बार जब बीजेपी की लहर थी तब भी यहाँ पर 5 में से 3 सीटें बसपा जीत गई थी। यानी टक्कर बसपा सिर्फ 19 सीटों में 3 सीटें उसको अगर अम्बेडकर नगर से मिल रही हैं तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि यहाँ पर बसपा का अपना एक मूल वोट बैंक है और उस वोट बैंक के खिलाफ अपना एक बड़ा वोट बैंक तैयार करना भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। इसलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने विशेष तौर पर जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की। एक बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कि समाजवादी पार्टी ने लाख प्रयास किया कि वो जो कद्दावर नेता हैं अम्बेडकर नगर के, जो मायावती के साथ रहे, उनको वो यहाँ पर ला करके एक माहौल बनाने की कोशिश करें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो उम्मीदवार बसपा के लड़ रहे हैं
वो पूरे दमखम से लड़ रहे हैं और मायावती ने भी पूरी कोशिश की है कि यहाँ पर दलित और मुस्लिमों के साथ पिछड़ी जात के वोट बैंक को एक साथ खड़ा करके वो अपने उम्मीदवार को आगे ला सके। तो इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अम्बेडकर नगर का जो मुकाबला है वो बहुत रोचक है और सिर्फ एक सीट पे नहीं, ये स्थिति 5 सीटों पर नजर आ रही, क्योंकि अंबेडकर नगर एक ऐसा जिला है जहां पर न केवल समाजवादी पार्टी, न केवल भारतीय जनता पार्टी, बल्कि बसपा ने भी अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। ये अंबेडकर नगर वो जिला है जहां से कभी मायावती चुनाव जीतकर जाया करती थी। इस अंबेडकर नगर जिले में से लगातार मायावती वहां से जीतती रही है, उनकी पार्टी के लोग जीतते रहे, जिसको टिकट दे दिया वो जीत गया, वो बड़ा नेता बन गया अंबेडकर नगर जिले से। इस अंबेडकर नगर जिले में खासतौर से मैं कहूँगा न बसपा की, न भाजपा की, न सपा की, यहाँ पर तो मायावती और बसपा की साख दांव पे है। और इसीलिए मायावती और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है और यहाँ पर सभी 5 सीटों पर मुकाबला बहुत दिलचस्प है और त्रिकोणीय मुकाबला है। संदीप, बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला है। अब बलिया लिए चलते हैं जहाँ मेरे सहयोगी प्रशांत देव हैं। बलिया मशहूर हुआ चंद्रशेखर की वजह से, बड़े नेता थे, देश के प्रधानमंत्री भी बने। अपने इलाके में हो प्रशांत, क्या कह रहा है इलाका? देखिए संदीप, बलिया का मतलब है पूर्वांचल, और पूर्वांचल की हवा की बात कीजिएगा तो पूर्वांचल की हवा ने सबकी हवा उड़ा रखी है। यही एक लाइन की कहानी है यहाँ पे, चाहे वो गाजीपुर हो, बलिया हो, मिर्ज़ापुर हो, मऊ हो, आजमगढ़ हो, यहाँ पे ज़बरदस्त टक्कर जो है हर सीट पे, हर विधानसभा पे हर ज़बरदस्त टक्कर दिखाई दे रही है। बलिया में है, बलिया में 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा में से कोई ये दावे से नहीं कह सकता कि किसकी हवा यहाँ पे तेज चल रही है। मुद्दे की बात है तो कुछ लोग अभी आएंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे पूरी राजनीति जो है जाति समीकरण पे है और अपनी अपनी जातियाँ, जो बड़ी जातियाँ हैं वो फिक्स हैं। अब संदीप, यहाँ पे खेल सबसे बड़ा कि पिछड़ी छोटी जातियाँ जिसको अपना नेता मानेंगी, जीत का सेहरा उसी के सर बनेगा। पूर्वांचल की, बलिया की यही राजनीतिक कहानी हमें ज़मीन पे दिखाई देती है और तमाम यहाँ पे न तो किसी को जिताने के लिए आ रहे हैं, न किसी को हराने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग वोट दे के आ रहे हैं। माता जी, वोट दिया आपने? वोट दे दी? हाँ। क्या है मन में, मुद्दा क्या है इस बार बलिया का? बलिया के? हाँ, बलिया में सब ठीक है? हाँ। आप लोगों ने वोट दिया? क्या सोच के वोट दे रहे हैं इस बार? राष्ट्र सुरक्षा, यही है, राष्ट्र सुरक्षा, सेफ्टी सब ठीक है। तो बड़ा, यहाँ तो अभी चट्टी पे बैठे थे, वहाँ पे कैमरा माइक लेके हम जा नहीं सकते थे कि वहाँ इतनी चर्चा ऐसी है कि उसको शायद आज के दिन हम नहीं टीवी पे दिखा सकते हैं। ये जाति उति का हिसाब किताब कितना दिखा? कुछ नहीं, जाति उति का नहीं है। यहाँ एक तरफ आप तो वोट डाले जा रहे हैं। हाँ। क्या है मन में विचार? अरे जो मन विचार वहाँ डालेंगे। नहीं, हम कहाँ, हम पे मुद्दा क्या है बलिया का, ये जानना चाह रहे हैं। हम साइकिल का है भाई, ये सिंबल में बताइए बलिया का मुद्दा क्या है? हम लोग साइकिल के हैं, अखिलेश यादव को। हाँ, आप हमें यार युवा हो, एक समझदारी की बात करो, किसी पार्टी के नाम मत लेना, मुद्दा बताना, मुद्दा क्या है यहाँ? बड़ा सारा बेरोजगारी है, महंगाई भी है और बहुत कुछ भी समस्याएं हैं, तो वो सब देख के परिवर्तन किया जाएगा। तो संदीप, आप सुन रहे हैं ना पूर्वांचल की हवा, जैसे मैंने आपको बताई थी ना पूर्वांचल की हवा कैसी है। ये पूरब की हवा है जो अक्सर शरीर में दर्द पैदा करती है। हाँ, दर्द भी पैदा करती है, चेहरे पर चमक और रौनक भी लेकर आती है। आज हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिख रहा है मुझे प्रशांत देव का। चौथे चरण में वो खूंखार चेहरा दिख रहा था और बुंदेलखंड की, बांदा की महिलाएं देखिए बात करने को तैयार नहीं थी और आप पूरी खा रहे थे दोपहर में और मेरे मुंह में पानी ला रहे थे। तो चलिए थोड़ा देखिए। हाँ, बोलिए। देखिए संदीप, जब आप हमारी ड्यूटी हमारे घर के आसपास लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि 1000 किलोमीटर दूर जब मैं आऊँगा तो मुझे खुशी बिल्कुल होगी। तो यह खुशी ऐसी बात की है, लेकिन यह है कि प्रत्याशियों, नेताओं के चेहरे होश उड़े हुए हैं कि बलिया की राजनीति किस तरफ करवट लेगी। जो बने हुए हैं बने रहेंगे या उखड़ जाएंगे। बहुत जबरदस्त कांटे की टक्कर सभी 7 विधानसभा में बलिया में दिखाई। तो आपकी घर वापसी की खुशी, वो रौनक आपके चेहरे पर दिख रही है। रौनक तो पर राजीव के चेहरे पर रहती है और राजीव तो खाना बदोश नोमैड बना हुआ है, ना घर का ठिकाना, ना ठोर का ठिकाना, कहीं कहीं भटकना, पर चेहरे पर फिर भी नूरानी अंदाज कब नहीं होता है राजीव के। हाँ राजीव, इसका सीक्रेट क्या है भाई? इधर
इधर आइए, इधर देखिए। नहीं, आवाज नहीं जा रही है। ऋषिकेश, आपका कनेक्शन बीच में कट गया था। कुशीनगर की बात हो रही थी, चर्चा में स्वामी प्रसाद मौर्य के चलते भी अजय लल्लू फिर से वहां पर ताल ठोक रहे हैं। तो कुशीनगर में किन मुद्दों की गूंज सुनाई दी आपको? संदीप जी, देखिए वही बात बता रहा हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सोशल इंजीनियरिंग थी, यहाँ दो चेहरे हैं, दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य। ये तीनों जिस बिरादरी से बिलोंग करते हैं वो नॉन यादव ओबीसी है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ हम लोग चुनाव में गए हैं, उसमें एक ऐसा जिला नहीं था जहाँ पे नॉन यादव ओबीसी का साथ समाजवादी पार्टी की तरफ दिख रहा था। इस चरण में जो वोटिंग हो रही है, कुशीनगर में 7 विधानसभा की सीटें हैं, 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी कब्जे में थी। इस बार 7 की 7 विधानसभा पे प्रत्याशी बदल दिए गए। एक सीट निषाद पार्टी से लड़ रहे हैं, 2 सिंबल है उनका, एक बीजेपी का कैंडिडेट है। लेकिन डैमेज कंट्रोल के लिए सिर्फ यहाँ आरपीएन सिंह को लाया गया भारतीय जनता पार्टी में। आखिरी वक्त में कितना वो असर डाल पाएंगे, लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि नॉन यादव जो ओबीसी था, खास करके जो मुस्लिम और यादव समीकरण के सहारे समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही थी, उसमें इस बार फिजा बदली हुई दिख रही है ग्राउंड पर। एक भी ऐसा मतदाता नहीं है जो कह सकता हो कि 2017 के विधानसभा जैसा बीजेपी की कोई हवा है। दूसरी बात यह है कि जो मुद्दों को लेकर के कहा जा रहा है, जो रही सही कसर थी, जो अब तक सवर्ण मतदाता जो अछूते कहे जाते थे समाजवादी पार्टी से, उन्हें भी उम्मीदवार के तौर पर साधने की कोशिश की गई है। 2 ऐसे उम्मीदवार हैं, 7 में से सीट है जहां पे सवर्णों को टिकट दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो एक कोशिश ये भी की गई है। देखिए, कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ। भैया, क्या है इस बार पडरौना का मुद्दा? इस बार पडरौना मुद्दा ये है कि बीजेपी आएगी और सब विकास, सबसे मेन चीज है विकास, सबका साथ सबका विकास। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछली बार विधायक थे, इस बार वो दूसरी जगह से सीट लड़ रहे हैं। क्या उनका कुछ असर होगा इस तरीके के? बहुत असर पड़ेगा, वो तो खुद दल बदलू है। अच्छा, और क्या आरपीएन सिंह जो है, नहीं वो तो बहुत यहाँ पे बहुत कुछ है वहाँ, यहाँ के लिए तो क्या मुद्दा क्या है इस बार पडरौना का? पडरौना का यही मुद्दा है कि विकास होगा और जम के होगा, क्योंकि आरपीएन सिंह साथ में है। सही बोल रहे हैं भैया ये लोग? बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विकास से सहमत है। विकास ही मुद्दा, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका। सही बोल रहे हैं भैया ये लोग? अपने तरीके से बोल रहे हैं। सही बात, सही बात, सही बोल रहे हैं भैया ये लोग? विकास का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। क्या भैया इस बार क्या है पडरौना का मुद्दा? विकास का मुद्दा। क्या भैया इस बार पडरौना का मुद्दा? विकास का ही मुद्दा है। पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं है, व्यक्तिगत वोट है जो विकास करने। 5 साल विकास पर मोहर या बदलाव वाला विकास पर मोहर? डर के भाग गए हैं वो। हाँ जी जी, सही बोल रहे हैं भैया? सही बोल रहे हैं सही लोग। मुद्दा क्या है सर पडरौना का? पूर्वांचल व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते व्यापारियों को सुरक्षा सबसे अधिक प्रिय रही है इस गौर सरकार में। इस नाते सरकार में विकास भी हुआ है, काम भी हुआ है, व्यापार का अगर व्यापारियों को सबसे बड़ा सहयोग मिला इस सरकार में। सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, विकास। सही बोल रहे हैं सर। मुद्दा क्या है इस बार पडरौना का? मुद्दा बहुत बढ़िया मुद्दा है। अब इससे बढ़िया क्या लोगों को मिलेगा? खा रहे हैं लोग ये चीज, अब इससे अधिक कौन फैसिलिटी देगा? रोजगार, बेरोजगारी, किसान, कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं भैया, सब सही, सब सही। हाँ सब सही है। नहीं है इस बार क्या है मुद्दा अम्मा? चुनाव का? चुनाव हाँ, मोदी के। क्या मुद्दा है इस बार? महिलाओं के लिए काम हुआ है? हाँ हुआ है, मोदी बहुत हम लोग के सहारा दिए हैं। हाँ, क्या बोल रही हैं? जो फ्री खियाओ तो हमनी के तो ठीक बा, हमनी के पैसा नहीं खेल लागत, हमनी के फ्री के दाना खाता जो मन को करिए सके चलब जा। सही बात है, जब से मोदी आए हैं तब से हम लोग शांति से इस बार सबको सम्मान करेंगे, उन्हीं का सम्मान हम भी करेंगे, जो सबको सम्मान कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं का ना हम लोग। तो ऋषिकेश, आपने लोगों से बात की पडरौना के इस इलाके में, तो ऐसा लगता है कि मानो राम राज्य आ गया है। सब विकास की बात कर रहे हैं। विकास हुआ है या आने वाले विकास की बात है, ये अभी मन की था हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे। तो ये तो उत्तर प्रदेश की बात हो गई। अब यूक्रेन में क्या कुछ हो रहा है उस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं मेरी सहयोगी विपनेश, और विस्तार में आपको बताने वाली है। विपनेश।
बिल्कुल संदीप, लगातार हमारी वॉर कवरेज जारी है और युद्ध का 8वां दिन है, लेकिन कीव और खार्किव में लगातार हालात खराब होते चले जा रहे हैं। देर रात जोरदार धमाके हुए हैं, कीव में 4 धमाके और वहां पर कई रिहायशी इलाकों पर, मेट्रो स्टेशन पर हमले हुए हैं और लोग काफी चिंतित हैं। भगदड़ मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है कि जान लोग बचाएं तो बचाएं कैसे। तो जान माल का खूब नुकसान इस युद्ध में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।